नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। बालासोर हादसे को लेकर के सीबीआई जांच शुरू हो गई है। एक तरफ रेलवे की इंटरनल इंक्वायरी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने हादसे की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। हादसे के एक एक पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, तो वहीं हादसे की सही वजह की तफ्तीश के लिए सीबीआई और रेलवे के आला अधिकारी भी हादसे वाली जगह पर कैंप लगाकर बैठे हुए हैं। बालासोर में जहां भीषण रेल हादसा हुआ, 51 घंटों के बाद उस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। लेकिन इस हादसे में कई लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, किसी ने अपनों को खो दिया। इस रूट पर धीरे धीरे परिचालन पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके लिए हालात कब सामान्य होंगे, ये कहना असंभव है। जी, कब तक रिस्टोर कर लिया जाएगा दोनों लाइनों को? रिस्टोर ऑलरेडी दोनों लाइन रिस्टोर्ड है। डाउन लाइन 22:40 में पहली ट्रेन गुजरी थी यहाँ से, और अप लाइन में ऑड बाई 05 में पहली ट्रेन गुजरी थी। अभी भी आप देख रहे हैं ट्रेन का मूवमेंट चल रहा है, और दोनों अप लाइन डाउन लाइन मूवमेंट चालू है। अभी अगर फिगर्स दे तो रात में डाउन लाइन करीब 22:40 में रिस्टोर हुई थी। 22:40 में पहली ट्रेन गई थी वहाँ से, तो उसमें 10 गुड्स ट्रेन, 6 कोचिंग ट्रेन ऑलरेडी 11 बजे तक क्रॉस कर चुकी है, और अप में 4 गुड्स ट्रेन और 9 कोचिंग ट्रेन ऑलरेडी मूवमेंट कर चुकी है। अभी भी मूवमेंट कंटिन्यूसली हो रही है। आप देख रहे हैं कि ब्लास्ट का रेक, स्लीपर्स का रेक अभी लगी, अनलोडिंग हो रही है। वो जैसे जैसे अनलोड होगा लगेगा उसमें स्पीड बढ़ाया जाएगा। इस पैच में स्पीड अभी रिस्ट्रिक्शन रखा गया है, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ काम होना है। अभी क्या स्पीड है? अभी 10 kmph है। कुछ घंटे में वो रिलैक्स हो जाएगा। जैसे पैकिंग का एक राउंड कंप्लीट होगा वो बढ़ेगा, फिर और कुछ काम होगा, फिर बढ़ेगा। ऐसे ग्रेजुअली करके जो प्रोसीजर होता है, मेजर वर्क के बाद स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। जैसे जैसे काम होता रहेगा। हादसे में घायल यात्रियों का इलाज जारी है। रेलवे के तमाम कर्मचारी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य करने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सवाल जस का तस बना हुआ है कि करीब 300 मौतों का जिम्मेदार है कौन? रेल बोर्ड की सिफारिश पर सीबीआई से मामले की जांच कराने का फैसला लिया गया। रेल मंत्री ने इसकी घोषणा की। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने निस्वार्थ समर्पण दिखाया। पुलिस, रेलवे और अस्पताल कर्मियों ने लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। 24 घंटे एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही। लेकिन सवाल जस का तस, इस हालात के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? सीबीआई की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही रेलवे के भी कई बड़े अधिकारी मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। देखिए, सबोटाज की बात जो हो रही है उसमें सीआरएस देख रहे हैं, सीबीआई भी देख रही है उसको कि क्या एस्पेक्ट्स है। जो भी रिपोर्ट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। उनकी रेलवे कमिश्नर की टीम यहाँ पे है। उनकी टीम स्कैटर्ड वे में है। कुछ लोग जैसे खड़गपुर में भी पब्लिक का ये लिया, पब्लिक नोटिस दिया गया है फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशंस। तो स्प्रेड आउट होकर हर जगह से इन्फॉर्मेशंस ले रही है और डेटा कलेक्शन कर रही है। इस सब के बीच इंटरनेट पर हादसे को लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हादसे की वजहों को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। रेलवे कर्मियों को लेकर कई भ्रामक पोस्ट की जा रही है। भारत 24 संवाददाता ने सीपीआरओ से इसको लेकर बात भी की। बहुत सारे फेक न्यूज चल रहे हैं, उसके बारे में क्या आप? बहुत सारे फेक न्यूज़ चल रहे हैं। आई विल रिक्वेस्ट, आपके माध्यम से हम पब्लिक से बोलेंगे कि इस तरह के फेक न्यूज़ को प्रोपेगेट ना करें, उसको विश्वास नहीं करें। काफ़ी सारे न्यूज़ चली हैं, जैसे एक फेक नाम का एसएमआर का नाम घुमाया जा रहा है कि ये वहाँ पे ड्यूटी में था। फिर एक फेक नाम से घुसाया जा रहा है कि ये एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम ड्यूटी है। इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। एवरी स्टाफ जो यहाँ पे प्रेजेंट थे वो अभी भी ड्यूटी में रिपोर्ट कर रहे हैं। वो प्रॉपर इवेंट एक्सीडेंट
एक्सीडेंट के बाद भी उन्होंने अपनी जो ड्यूटीज़ थी वो उसको बाकायदा निभाया था और वो साइट से भागे नहीं थे, जो कि फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, इस तरह से कोई नहीं हुआ था। वो पूरे एक्टिविटीज़ को लीड किए थे, वो काम किए थे साइट पे। और कुछ नेम्स घुमाया जा रहा है कि एसएमआर को सस्पेंड किया गया है, वो भी गलत है, क्योंकि वो एसएमआर अभी भी साइट में रेस्टोरेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, काम कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं। कोई भी एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम ड्यूटी नहीं है। रेलवे की शुरुआती जांच से एक बात साफ है, दोनों में से कोई लोको पायलट परमिट से अधिक रफ्तार पर नहीं था। ऐसे में सिग्नल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में दो सवाल हैं, या तो सिग्नल मशीन में कोई परेशानी थी या फिर उसे भेजने में कोई भूल हुई। ये 2 तारीख की दुर्घटना है, जब तकरीबन शाम के 6:55 पे कोरोमंडल एक्सप्रेस जो इस स्टेशन पे आ रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसकी दुर्घटना की वजह से जो और गाड़ियां उस स्टेशन से या तो निकल रही थी या उस पर खड़ी हुई थी, उनको भी इसकी चपेट में आ गई। वो हर तरह से सिग्नल सेट थे और सिग्नल ग्रीन थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब है ड्राइवर को सिग्नल का इंडिकेशन अगर ग्रीन मिल रहा है, इसका मतलब है उसका आगे का पाथ एकदम क्लियर है और वो सीधा अपनी पूरी स्पीड, जो भी उसको परमिटेड मैक्सिमम स्पीड है, उस पर वो अपनी गाड़ी को चला के ले जा सकता है, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। तो उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं। बालासोर रेल हादसे में करीब 300 लोगों की जान चली गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। धीरे धीरे अब घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन हादसे के कारणों को लेकर हर किसी के मन में सवाल अब भी बरकरार है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर किसी मानवीय भूल से यह हादसा हुआ या तकनीकी खामियों की वजह से एक साथ करीब 300 सांसें थम गई। रेल यात्रियों को क्या आप इस रूट के रेल यात्री जो हैं उनको कहेंगे कि अब वो टिकट ले सकते हैं? बिल्कुल, ट्रेन सर्विसेज नॉर्मल है। आज भी जो कोरोमंडल चल रही है उसमें करीब 90-95% मैंने चेक किया था, तो वो ऑक्यूपेंसी है, तो ट्रेन नॉर्मल सर्विसेज नॉर्मल है। तो ये थे आदित्य चौधरी CPRO जो साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि ट्रेनें नॉर्मल हो गई हैं, दोनों लाइनों को चालू कर लिया गया है और अभी स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पैच में ट्रेनें चलेंगी। कोरोमंडल भी जा रही है, वो भी पूरी 90% ऑक्यूपेंसी के साथ जा रही है। CBI के अधिकारी यहाँ आ चुके हैं, सेफ्टी कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर भी मौजूद हैं। तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल जारी है और उसके बाद अब वो लोग अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, तब जाकर रियल स्थिति पता चलेगी कि आखिर हुआ क्या था। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, बहनगामा, बालेश्वर, भारत 24। देखिए, भारत में हर रोज धर्मांतरण को लेकर के नए खुलासे हो रहे हैं। ISIS जैसे कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो धर्मांतरण की साजिश लगातार रच रहे हैं। लेकिन नेपाल में जनसंख्या के बाद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। क्या कहते हैं नेपाल में जनसंख्या के नए आंकड़े, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक समय था जब नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और इसकी वजह थी यहाँ की हिंदू आबादी। लेकिन नेपाल में जनगणना के ताजा आंकड़ों में नया खुलासा हुआ है। जो नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, वहाँ हिंदुओं की आबादी में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है।
नेपाल में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की बड़ी आबादी रहती है। नेपाल में पौराणिक मान्यताओं के कई मंदिर और मठ हैं। खास तौर पर भगवान शिव के यहाँ कई मंदिर हैं और शुरुआत से ही नेपाल शिव भक्तों के लिए एक अहम धार्मिक स्थल रहा है। इन धार्मिक स्थलों की वजह से ही नेपाल पर्यटन के लिहाज से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेपाल में पिछले एक दशक में हिंदुओं और बौद्धों की आबादी में मामूली गिरावट आई है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों की संख्या बढ़ी है। केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की तरफ से शनिवार को जारी जनगणना 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में बहुसंख्यक हिंदुओं की कुल आबादी में हिस्सेदारी 81.19% है। नेपाल में 2,36,77,744 हिंदू हैं। बौद्ध दूसरे स्थान पर आते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 8.2% है और उनकी आबादी 23,94,549 है। नेपाल में 14,83,060 मुसलमान हैं, जिनकी कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 5.09% है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले दशक में हिंदुओं की आबादी में 0.11% और बौद्धों की जनसंख्या में 0.79 की गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ मुसलमान, किरात और ईसाइयों की आबादी में 0.69, 0.17 और 0.36% की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार नेपाल में हिंदुओं की आबादी 81.3% और बौद्धों की आबादी 9% थी। नेपाल में मुस्लिम तीसरी और ईसाई 5वीं सबसे बड़ी आबादी है। नेपाल में हर 10 साल पर जनगणना का प्रावधान है, लेकिन कोविड की वजह से इस बार इसमें देरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इसी बीच अटारी बॉर्डर के पास बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के एक ड्रोन को गोलियों से मार गिराया है। ड्रोन से एक बैग भी बरामद हुआ, जिसमें से तकरीबन 21 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। रिपोर्ट देखिए। दुश्मन देश की साजिश नाकाम, अधूरे रह गए नापाक अरमान। सरहद पर घुसपैठ की कोशिश का खेल, बीएसएफ के जवानों ने कर दिया फेल। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। कभी वो भारत में दहशत फैलाने की कोशिश करता है, तो कभी आसमान के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार भारतीय सेना के हाथों उसे मुंह की खानी पड़ती है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। नापाक इरादे फेल हो गए। बीएसएफ के जवानों की चौकसी से पाकिस्तान की साजिश फेल हो गई। सरहद पर थी पाकिस्तान की नापाक साजिश। ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश हुई फेल। ड्रोन को फायरिंग से आसमान में मार गिराया। ड्रोन के साथ मिली हेरोइन की बड़ी खेप। हेरोइन की इंटरनेशनल कीमत करीब 21 करोड़ रुपए। 4 जून 2023 को बीएसएफ के ट्रूप्स ने एक ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी और वो नीचे धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो रहा था। तो जो हमारी डेप्थ पार्टीज़ थी, उन्होंने पीछे जाकर देखा, जो कि कंपनी कमांडर ने वहाँ डेप्थ पार्टीज़ वगैरह लगाई हुई थी। साथ ही में पुलिस के चौक पॉइंट्स और भी थे। तो तकरीबन रात के 9:45 बजे करीब वहाँ पर एक ड्रोन गिरा हुआ था, प्लस 3 पैकेट हेरोइन के, जो कि जब वे किया गया इसका तकरीबन 3.1 kgs के करीब इसका वेट था।